सो हे माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो ये? और आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनाल और शर्मा लव स्टोरी के पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि रे यार, मतलब क्या बोलूँ, जहाँ पे सब कुछ इतनी अच्छा सा चल रहा था, सबकी सब इतनी ज़्यादा खुश थी। उसके बर्थडे पे उसके जन्मदिन इतनी खुशी खुशी मना रही थी, बट यहाँ पे तो अब कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो जाते। मतलब जहाँ पे हमारी श्यामा ने दिल ही दिल में इतनी प्लान सोच रखा था कि मैं ये करूँगी, मैं वह करूँगी, मेरी जान को उसमें शादी के लिए प्रपोज करूँगी, मुझे अंगूठी पहनाऊँगी, वो भी एक नहीं दो। ओह माय गॉड, मतलब वो तो दिल दिल में इतनी सारा एक्साइटेड थी, बट उसे क्या पता था उसके सारे प्लान में ऐसे ही पानी फेर जाएगी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगी। और भी सिर्फ उसी की वो दोस्त के कारण, उसकी वो सॉन्ग के कारण। बट इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं पता था। वो ऐसे ही सोचती कि अरे यार, ऐसे भी क्या हो गया जो बिना बताए बिना बोले अचानक गायब हो गया यार। पर वहाँ क्या है, और यही तो गई कहाँ? तो ऐसे ही सुस्ती होती है और फिर अपने पापा को किसी भी तरह मैनेज करके वो फ़ौरन उसे ढूंढने के लिए निकाल जाती कि उस तो मुझे वो सब प्रपोज कहानी है, चाहे वो जहाँ पे क्यों ना हो, पर मैं तो उसे ढूंढ ही निकालूंगी। हाँ, तो ऐसे बोल के अपनी गाड़ी लेके वो फ़ौरन निकाल जाती। इधर उसकी पापा अब सारे मेहमान को ऐसे ही मैनेज करने लग जाती, समझाने लग जाती। मतलब अब यहाँ पे सोनल की पापा, शमा की पापा, ये दोनों की दोनों सारी गेस्ट वगैरह और मेहमान को ऐसे ही खाने के लिए ऑफर करने लग जाती। जो कि यहाँ पे सबकी सब तो बस उनकी बेटी के बारे में पूछने लग जाती, और उन्होंने क्या ही करती, ऐसे ही ऐसे वैसे इधर उधर की बात करके मैनेज कर लेती। पर उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लग जाती कि यार, ये बच्चियाँ भी ना पता नहीं अपने पेरेंट्स को कहाँ कहाँ पे फंसा देती है। एक तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और दूसरी भी कहाँ चली गई यार। हम दोनों ऐसे ही गुस्सा भी कर रहे थे और सारी गेस्ट को ऐसे मैनेज भी करने लग जाते। और इधर हमारी सोनल, ओह माय गॉड, उसके अंदर तो कोई और ही तूफान चल रही थी। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था, वो बार बार अपने टेबल पे जो लाइट था ना वो ऑन ऑफ कर रही थी, और बस उसी की बात को सोच रही होती है। और मानो उस जॉय की वो एक ही बात उसके कानों में बार बार घुस रही होती है कि मेरी भी बचपन में एक दोस्त थी, एक साथी थी, और जब मैं नाराज़ होती थी, मैं गुस्सा कर जाती ना, तब उसने मुझे खुश करने के लिए, मुझे हंसाने के लिए खुश भी कर जाती। कभी डांस, कभी एक्टिंग, कभी सॉन्ग, कभी कान पकड़ के उठक बैठक, मतलब क्या बोलूँ। पर उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि चाहे हम दोनों कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर फिर भी हम हमेशा साथ रहूँगी। और पता है, मुझे तो अभी भी एहसास होती है मानो जैसे वो हमेशा मेरे साथ रहती है, मेरे साथ बात करती है, जबकि हम काफ़ी सालों से एक दूसरों से कभी मिला भी नहीं है, कभी दिखा भी नहीं है। क्यों, दिखती कैसी है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसे लग रहा है शायद वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हो चुकी है। पर इतनी सालों के बाद पता नहीं मुझे देखने के बाद वो मुझे पहचान पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो। पर फिर भी मैं उसकी वेट कर रही हूँ और सारी ज़िंदगी मैं उसी की वेट करूँगी। मतलब चाहे तो ऐसे बोल बोल के वो बार बार सोनल को ही घूर रही थी और उसे देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी, और उसके पास सुन के तो मानो सोनल को तभी खटका लग चुकी थी। बट वो पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब तो उसने पूरी तरह से समझ चुकी थी कि हाँ, अब मुझे पता चला फिर ये कोई और नहीं, ये तो वही जॉय है। हाँ, ये वही जॉय है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही, जिसके साथ मैं, हाँ, तो मतलब
क्या बोलो, ओ अब बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच सोच के तो मानो बहुत ही ज़्यादा पहचान होने लग जाती, मतलब मानो जैसे उसकी दिल धड़कने लग जाती। यार पता नहीं अब उसके दिल की एक धड़कन किसके लिए धड़क रही होती है, मतलब उसके दिल में अब कौन बस रही होती है। क्या उसकी बचपन की इस शादी जाए या फिर अभी प्रेजेंट की उसकी वो प्यार जिसका नाम है श्यामा। चलिए आगे देखती हूँ कि क्या होती है। खैर इधर तो रूम के अंदर सोनल काफ़ी कुछ सोच रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही थी। और इतने में बाहर ढोल बेल बजती तो उसने बाहर नहीं आती। सास को तो क्या ही बाहर आती यार, क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ और ही सोच रही थी। उसके ध्यान ही नहीं जाती कि बाहर कोई आई है या फिर उसके डोर पे डोर बेल बज रहा है। इधर उसकी बहन फौरन बाहर आती तो शिमा कहती वाह क्या सुनल आई है, तो कहते हाँ दी उन्होंने तो थोड़ी देर पहले आ चुकी है और उन्होंने अंदर है शायद अपने रूम में। तो कहती रूम में क्या कर रहा है, तो उसकी मेट कहती पता नहीं, पर रूम में आने के बाद अचानक दरवाजा ऑफ कर दी और कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। तो शिमा कहते अच्छा ठीक है तुम हटो मुझे देखने दो। तो ऐसे बोल के फ़ौरन भागते हुए ऊपर जाती सोनल के रूम में और उसके रूम में जाके ऐसे ना उसके दरवाजा पे नक नक कर दी। सोनल सोनल क्या हुआ जान, अरे ओपन द डोर, क्या हुआ ऐसे अचानक बिना बोले चले क्यों आई, प्लीज ओपन द डोर, अरे वाह क्या बोलो तो। और इधर अंदर सोनल वो तो बेड पे ऐसे पिल्लो पकड़ के सो चुकी थी कि मुझे देखो मुझे भी बाहर नहीं जाना और नहीं किसी से बात करनी है, प्लीज़ जो कोई भी हो चले जाओ मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। तो शिमा कहती क्या डिस्टर्ब कर यार प्लीज़, पहले दरवाजा तो बोलो प्लीज़। तो सोनल कहती यार मैंने कहा ना कि ना मुझे अभी किसी से मिलना है और नहीं किसी से बात करने की मूड है, देखो मैं अभी बाहर नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, चले जाओ मुझे सोना है चले जाओ। तो ऐसे बोल के चश्मे सो जाती। इधर शम्मा को गुस्सा हो जाती कि यार इसकी गुस्सा तो देखो, एक तो मैं मेरे सारी गेस्ट वगैरह को छोड़ के इसके लिए मैं यहाँ तक आ गई, जबकि पापा ने इतनी रिक्वेस्ट करी थी फिर भी, और इसने मुझे दीवार दिखाना। ठीक है मैं भी देखूंगी कि कब तक ऐसे रहेगी। हाँ तो वो भी ऐसे गुस्सा करके थोड़ी देर खड़ी रहती, बट उसके फ़ोन पे भी बार बार घर से कॉल आ रहा था। एक तो उसके पापा गुस्से में करी थी तो दूसरी सोनल के पापा ने भी करी थी कि बेटा तुम कहाँ हो। तो कहती क्यों अंकल मैं ए हो आपके घर के आसपास। तो कहती अच्छा मेरे घर के आसपास, मेरे घर के आसपास या फिर मेरे घर पे हो। अच्छा ठीक है ये बोलो पहले कि अगर घर पे हो तो क्या मेरी वो मतलब तुम्हारे फ्रेंड मेरी सोनल ठीक तो है ना। तो कहती मेरी हाँ वो आपकी बेटी ठीक है ना, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, शायद वो अंदर सो रहा है, मुझे क्या मुझे नहीं पता। हाँ पर हाँ अब रिलैक्स रहे वो घर पे ही है। हाँ तो कहती अच्छा ठीक है बेटा पर तुम एक काम कर सकती हो क्या। तो कहती काम पर कौन सी काम। हाँ हाँ करूँगी बोलिए, वो मैं घर पे जाने वाली थी बट कोई ना बोलिए क्या काम है। तो सोनल की पापा कहती ओह बेटा असल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे पापा को भी कहा था वो कि अगर कुछ अच्छा सा प्लॉट मिल जाए तो मैं वो खरीदने की बात वहाँ पे अच्छा सा प्लॉट बना के उसकी बिजनेस करूँगी। और वही बारे में एक डीलर के साथ बात हुआ और सच को तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं है, उतना मैं नहीं जानती बेटा, इसलिए कह रही थी कि अगर तुम आ जाते तो थोड़ा अच्छा होता। क्या तुम आ पाओगी ना। तो शमा कहती हाँ क्यों नहीं आ पाऊँगी, मैं आ रही हूँ ना, मैं भी आ रही हूँ। तो शमा ऐसे बोल के कल कट करती, फ़ोन अपनी जेब में डालती और फिर से डोर पे नक नक करती।
कि जान देखो मैं सच में जा रही हूँ, अगर फिर से बुलाऊंगी ना फिर भी मैं नहीं आऊँगी। हाँ तो चाच को तो सुनल को ऐसे लग रहा था जैसे उसके मेड उसे बुला रहा है, इसलिए वो कहती देखो अगर फिर से और एक बार नॉक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाओ निकलो यहाँ से। अब वो ऐसे ही ना फिर से चिल्लाने लग जाती, जिस पे शमा को भी गुस्सा हो जाती कि यार इसकी तो अपने अपने प्यार के साथ अपने जान के साथ इतना बुरा व्यवहार। छी मैं तो जा रही हूँ। हाँ मैं ना जा रही हूँ, अगर फिर से जितनी भी बुलाओ ना जितनी भी रिक्वेस्ट करो ना फिर भी मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी दोबारा, कभी नहीं। हाँ तो वो ऐसे बोल के गुस्सा करके वो फौरन निकाल जाती और शमा ऐसे निकाल जाती। इतने में ही सुनाल भी रोरोपन करती और इधर उधर जाग के देखती कि क्या हुआ, कहाँ मर गई, क्यों बुला रही थी, अरे कहाँ चले गई। तो सुनल ऐसे ही चिल्लाते हुए ऋषि की तरफ आ रही होती है, तो नीचे आके देखती कि उसके मेड तो किचन में काम कर रहा है, तो भी सीधा किचन में घुस जाती कि क्या हुआ, इतनी क्या चिल्ला रही थी, हाँ कहाँ था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर भी तो उसके मेड तो हैरान हो जाती कि क्या मैं रिद्धि अब गलत कह रही है, गलत सोच रही है, मैं नहीं आपको बुला रही थी और मैं क्यों आपको डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि अब तो खुद कहा था ताकि मैं डिस्टर्ब ना करूँ। तो कहती अच्छा तुम नहीं डिस्टर्ब कर रही थी, तुम नहीं बुला रही थी, तो फिर कोई भूत आके मुझे बुला रही थी, कोई भूत आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा था क्या, तुम भी ना। तो ऐसे बोल के ना पानी हाथ में लेती, मतलब जग से पानी निकाल के वो अपने पीने लग जाती। तो इतने में कहती यार अरे मैं नहीं दी, अरे वो आपके फ्रेंड वो शमादी, हाँ वो शमादी आई थी ना, उन्होंने बुला रही थी, मैं नहीं, आप भी ना। तो क्या बोलूँ यार, वो ऐसे शमा की बात सुनती है ना यार, क्या बोलूँ, उसकी पानी तो मानो जैसे गले में ही अटक जाती और उसके हाथों से वो पानी की ग्लास भी छोड़ जाती कि क्या शमा आई थी, पर कब, मैं तो उससे मिला ही नहीं। अरे यार मुझे तो लगा था शायद तो मुझे बुला रही थी, पर इसलिए मैं तो उसे निकाल दिया, मैं जाने को कह दिया यार, फिर कहीं वो चले तो नहीं गई। तो यार क्या बोलो, अब तो वो पागल की तरफ भाग के ऐसे बाहर की तरफ आने लग जाती, पर आके देखती कि यार वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, जिसपे वो अपना सार पकड़ लेती कि यार ये मैंने क्या किया, खुद की पेट में खुरानी मार दी यार, इसे क्या कहूँ, कैसे मनाऊँ यार। मेरा फोन तब ऐसे बोलकर सार पकड़ती और फिर से अपने रूम की तरफ भागती है ना फ़ोन ढूंढने के लिए। और उसके बाद फाइनली उसे फ़ोन मिलते वो फ़ौरन शमा को कॉल लगाने की कोशिश करती, बट उसने तो बार बार कल कटका रही थी। और फिर ऐसे ही एक मैसेज कर दी थी कि अब क्या हुआ, अब कहाँ मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ ना, फिर क्या हुआ, जिसने सुना सॉरी करती कि प्लीज़ आई एम सॉरी, देखो मुझसे गलती हो गया, अरे मुझे लगा था कि शायद हमारे मेड ने, क्योंकि वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था ना, बार बार बुला रहा था कि क्या चाहिए क्या गानी है, इसलिए मैंने मुझे लगा ही नहीं था कि आप आई थी, प्लीज़ नो प्लीज़। तो कहती अच्छा तो अब मैं तुम्हारा मेड हो गई, और सिर्फ मेड ही नहीं, मेरी गला भी तुम्हारे मेड की तरह, तुम यही यार छी। तो सुनो कहती अरे देखो सॉरी मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, प्लीज़ ना देखो मैं सब सॉरी मिल के बात करती है प्लीज़। तो शमा कहती नो, तुमने मुझे निकाल जाने को कहा ना, इसलिए मैं निकाल गई, फिर सोचा कैसे कि फिर से बुलाओगी मैं फिर से आ जाऊंगी, मैं तो नहीं आने वाली, चाहे तुम जितने भी क्यों ना बुलाओ फिर भी। तो सुना
क्या यार, देखो मैं कहा ना कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ देखो, अगर कहो मैं माफ़ी भी मांग लूँगी, प्लीज़ फिर भी नाराज़ मत हो प्लीज़। तो क्या बोलो यार, अब तो माना शमा को मौका मिल जाती है ना कि ठीक है, पहले मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर सोचती हूँ कि आखिर तुम्हें क्या सज़ा दी जाए तुम्हारे कांड के लिए। तुमने बहुत कुछ मेरी डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तो मेरी जन्मदिन भी खराब कर दी, ऊपर से मुझे अपमान करके घर से निकाल भी दिया। तो फिर अगर इतनी सज़ा साथ में दूँ फिर तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, तो इतने में सुनल कहती, क्या क्या इतनी सज़ा, और मैं कहूँ तुम्हारी जन्मदिन खराब कर दिया, उल्टा उस तो ऐसे बोलकर जॉय के नाम कहने वाली होती, बट इतने में ही रुक जाती कि जॉय के नाम नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो ऐसे बोलकर चुप हो जाती। जिस पे शमा कहती, क्या बोलो सर, तुमने किया ना, और अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया, मेरी सब कुछ खराब कर दी, इतना सारा प्लान सजा रखा था, तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दिया श्योर। तो सुन के अच्छा ठीक है बाबा, ओके फाइन, ठीक है, तो अब जो कहोगी जैसे कहोगी वैसे होगा, प्लीज़ अब तो नाराज मत हो प्लीज़। अब तो मैं मान लिया ना कि सारी गलती मेरी है, प्लीज़ मान भी जाओ ना प्लीज़। तो वो ऐसे मैसेज कर देते, जिस पे अब शमा भी कहती ओके, पर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं कम ख़त्म होते ही फ्री होके बात करती हूँ, ओके। पर हाँ याद रखना, सज़ा तो तुम्हें पक्का मिलेगी, वो भी बहुत कठिन सज़ा, याद रखना, बाय। तो ऐसे बोल के ऐसे इमोजी भेज देती और आप कल कट कर देती, जिस पे अब सुनल की जान में भी थोड़ा जान आती कि थैंक गॉड यार, कोई ना, जो भी सजा दो बट मान तो गई हो ना, और प्यार करती हो, इतनी भी कौन सी बड़ा सजा दोगी, जितनी भी सजा दोगी मुझसे ज़्यादा आपको ही होगी, ये भी याद रखना, पागल कहेगी। तो अब सुनल भी ऐसे मुस्कुराने लग जाती और शमा के बारे में ही सोचने लग जाती। वो सोच को तो वो सोच रही थी तो सच में शमा के बारे में, बट उसकी आंखों के सामने पता नहीं क्यों बार बार उसी की चेहरा, उसी की वो हरकतें, उसकी वो बातें वही मानो जैसे उसके कान में घुस रही होती है, जिस पे वो ऐसे कहती यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। हाँ मानती हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही थी, वो मेरी दोस्त थी। हाँ, अगर वो मेरी दोस्त रहना चाहती है तो इट्स ओके फाइन, वो रहेगी ना मेरी दोस्त। प्यार तो मैं सिर्फ शमा से ही करती हूँ ना, तो फिर चलो कुछ भी हो जाए मैं शमा को नहीं खो सकती, आई लव हर। तो पता नहीं क्यों वो ऐसे ही सोचने लग जाती, उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही होती है, उसके दिमाग में सब कुछ गोल गोल घूम रही होती है, पता नहीं क्यों मानो जैसे वो शमा को खोने से डरी होती है। पर वैसे ही मतलब उसे तो कुछ कोई कहा ही नहीं था, बट फिर भी पता नहीं क्यों उसे इतनी ज़्यादा डर लग रही होती है अपने प्यार को खोने से। और हमें ऐसे ही सोच को तो शायद हमें पहले कुछ अंदाज़ा हो जाती है ना कि शायद हमारे साथ ऐसा हो सकती है, शायद ऐसा हो सकती है, या फिर कुछ अलग हो सकती है। मतलब होती है यार, अगर हमारे साथ कुछ गलत या कुछ बुरा होने को है ना, वो शायद हमें पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा हो या फिर थोड़ा आभा मिल जाती है, तो सिंगल सा मिल जाती है, हमें ऐसा अनुभव होती है। पता नहीं ऐसा हर किसी के साथ होती है कि नहीं, पर मुझे लगता है जिसके साथ होनी है ना उसकी दिल तो थोड़ा ऐसे ही घबराई उठती है, घबराई जाती है ना। जो हमारी सुनल के साथ भी हो रहा था, उसके दिल में भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, और भी किसी और के बारे में नहीं यार, सिर्फ शमा को खोने के बारे में।
और चाची मानो तो उसे कुछ भी खोने से कोई डर नहीं था, सिवाय अपने प्यार, अपने मोहब्बत, अपनी श्यामा और कुछ नहीं यार। तो क्या बोलूँ, अब तो उसे थोड़ा सुकून मिल रही थी, दिल में थोड़ा चैन आ रही थी, बट फिर भी और भी तसल्ली करने के लिए कि कई सच में उसने मेरी बात मानी तो है ना। तो ऐसे ऐसे उसके और ज़्यादा कंफर्म होने के लिए, दिल को और तसल्ली करने के लिए वो फ़ौरन अपने पापा को कॉल लगा दी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर शमा बिजी है कोई काम में तो ज़रूर पापा के काम में बिजी होंगी ना, क्योंकि और किसी की काम तो वो कभी करती नहीं है ना। और नहीं पापा के अलावा किसकी बात मानती है, बड़ा मेरी बात तो प्राय अलग है ना, मुझे अगर मैं रहने देती है। खैर वो दिल दिल में ऐसे सोच के फ़ौरन अपने पापा को कॉल लगा देती, पता करने के लिए, शमा के बारे में जानने के लिए। तो उसके पापा भी फ़ौरन अपने बेटी की कॉल अटेंड करती कि हाँ बेटा क्या हुआ, और ऐसे अचानक तो इतने में ही सुनल कहती हाँ ठीक है पापा, वो ऐसे ही तो छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए आ गई थी, पर आप ये बताइए कि शमा कहाँ है, आपको उससे बात हुई है क्या? तो कहती हाँ बात हुई, अरे वो तो आ ही रही है ना, शायद रास्ते में होगी, मैंने बुलाया, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है ना इसलिए। क्यों क्या हुआ, कहीं झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? तो सुनो कहते अरे नहीं नहीं पापा वो ऐसे, अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ हाँ बाय। तो उसके पापा कहते अरे बेटा सुन तो रहे, पर उससे पहले सुनल मुस्कुराते हुए कल कट कर दी थी। इधर उसके पापा भी परेशान होते कि यार ये सुनल यार पता नहीं आजकल ये कर क्या रहा है, क्या करिए बता भी नहीं रहे, उल्टा सीधा काम कर रहा है यार। अरे सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए कि मैं पाप हूँ उसकी, मुझे भी टेंशन होती है, परेशानी आ जाती है, ये प्री हो चुकी है तो उन्होंने भी ऐसे ही सुस्ती होती है। तो इतने में शमा आ जाती कि मतलब उन्होंने तो माना अपनी बेटी की कॉल आते ही थोड़ा बाहर आ चुके थे, आई मीन दरवाजे के पास खड़े होकर बात कर रही थी। तो इतने में शमा पीछे से आके कहती अरे क्या हुआ अंकल, क्या सब ठीक तो है ना, ऐसे अचानक बुलाया क्या हुआ? तो उन्होंने शमा की सर पे हाथ रखती कि हाँ बेटा आ गई, बहुत अच्छा हुआ, कम कम। तो उन्होंने ऐसे बोल के शमा के हाथ पकड़ के अंदर अपने केबिन में लेके जाके बैठा दी। तो वहाँ पे पहले से और एक आदमी बैठा हुआ था, शायद वो आदमी वो जो डीलर होती है ना, जो प्लॉट वगैरह की या फिर जायदाद वगैरह की धंधा करती है, बिजनेस करती है, खरीदती है, बेच देती है, वही आदमी होती। तो वो आदमी ने एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी की डील करने आ चुकी थी यहाँ पे सुनल के पापा के साथ, जिसके बारे में सुन के उन्हें भी बहुत अच्छा लगती। आज को तो उन्होंने खुश हो जाती कि हाँ अरे मुझे भी बिल्कुल ऐसे एक प्रॉपर्टी की तलाश थी, अच्छा हुआ कि तुम आगे से आ गई। अरे शमा तुम क्या कहती हो? तो कहती हाँ प्रॉपर्टी तो अच्छी है, बट चार्ज को तो अंकल मुझे लगता है हमें खुद जाके देखना चाहिए, और सिर्फ वही नहीं हमें असली मालिक के साथ भी बात करनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहती हाँ हाँ तुम्हें बात बिल्कुल सही कहा, तुम क्या कहती हो? तो जो डीलर था उन्होंने कहती हाँ हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, अगर आप लोग चाहती है तो अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल सकती है। तो सुनल की पापा कहती हाँ हाँ मैं तो अभी तैयार हूँ, तुम क्या कहती हो? तो शमा थोड़ा सा सोचती है कि यार रात हो रहा है, 8 बज रहा है, अगर मैं ना कर तो फिर पता नहीं हो सकती है अंकल नाराज़ हो जाएगी। तो ऐसे सोचती और फिर वो भी हाँ कर देती कि हाँ कोई ना चलिए फिर। तो फिर अब तीनों के तीनों ऑफिस से निकल जाती है ना, उस प्रॉपर्टी की असली कागजात और असली मालिक के साथ बात करने के लिए। तो वो आदमी बताती कि अरे यार ये सांप भी ना अभी तक तो घर लौटा ही नहीं। फिर एक काम करती है, मैं उन्हें कल करके रेस्टोरेंट बुला लेती हूँ, क्या कहती है, वहाँ पे
खाना भी हो जाएगी। तो सोनल की पापा कहती हाँ हाँ ये बात भी सही कहा, वैसे थोड़ा भूख भी लगी है। तो श्यामा ने उनकी तरफ देखती, क्योंकि सास को तो फिर जल्दबाजी में से ऐसे कोई खाना भी नहीं खाया था उसके बर्थडे पे, जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे। तो श्यामा को थोड़ा बुरा लगती कि यार मेरी वजह से सब कुछ तहस हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए फिर हम कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट चलती है और आप उन्हें वही आने को कह दीजिए, और हाँ कागजात के साथ, ठीक है ना? हम आज ही कागजात भी देख लूँगी और सब कुछ पता भी कर लूँगी। तो आदमी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं अभी बता देती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के फिर से उन्हें कॉल करके रेस्टोरेंट के बारे में भी बता दी थी और सारी कागजात के बारे में भी बता दी थी कि इन लोगों को सारी प्रॉपर्टी की कागजात आज ही देखना है, इसलिए याद से सारी की सारी कागजात ले आना और फटाफट। तो उन्होंने ऐसे बोल के कल कट कर दी थी। फिर ये लोग एक अच्छा सा रेस्टोरेंट आ जाती, वहाँ पे तीनों की दोनों खा लेती और इन तीनों की खाना ख़त्म होते ही वो आदमी भी आ जाती और अब वो दोनों की दोनों सारी कागजात वगैरह अच्छे से देखने लग जाती। और चाँच को तो वो जो प्रॉपर्टी की उनार बता रहा था ना यार, उस आदमी के बारे में क्या बोलूं, मतलब वो आदमी तो मानो जैसे एकदम से रो ही दी थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच देना चाहती हूँ। जिस पे उन्होंने कही थी पर क्यों इतनी सारी प्रॉपर्टी इतनी जल्दी बेचना क्यों चाहती है, वो भी इतनी इमरजेंसी, असली बात क्या है, क्या वो आप बता सकती है? तो आदमी कहती देखिए सारी जायदाद मेरी नहीं है, ये मेरी बाप की थी और अब तो मेरी बाप नहीं रहा ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि बाप के अलावा सारी जायदाद उनकी संतान की होती है, इसलिए आप इस सारी जायदाद सिर्फ मेरी है। मैं चाहे ये जायदाद खुद भी कर सकती हूँ, चाहे किसी को दे भी सकती हूँ या फिर मेरी मुसीबत के कारण मैं बेच भी सकती हूँ, वो तो मेरी मर्जी है ना। और सच को तो मैं यहाँ नहीं रहती, मैं विदेश में रहती हूँ, मेरी सारी फैमिली वहीं पे रहती है और मेरी माँ भी वहीं पे रहती है, तो इतनी सारी जायदाद ये पे छोड़ के मैं क्या करूँगी? और देखिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, चाच को तो वहाँ पे मेरे बिजनेस भी कुछ ढंग का नहीं चल रहा है, बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है, इस कारण मैं यहाँ की जायदाद बेचना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ खटका लगे या फिर आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी चाहिए तो इट्स ओके, मैं टाइम दे रही हूँ ना, अब जैसे चाहिए जिस तरह से चाहिए अब पता कर सकती है। मैं सास कह रही हूँ, हमारी पूरी फैमिली विदेश में रहती है और मैं भी, यहाँ पे कोई नहीं रहता। आप बोलिए आप लोगों को क्या कहना है? तो क्या बोलो यार, उस आदमी तो इस तरह से खुद को प्रेजेंट करती और इस तरह से बात करी थी ना यार, क्या बोलो, जिस पे सुनील के पापा को तो उस आदमी की बात फटक से विश्वास हो जाती, मतलब उनकी बात विश्वास करने के लिए उन्हें एक सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ता यार, क्या बोलूं। उन्हें लगते कि अरे मैं भी तो उसी रास्ते से गुजर के आई हूँ ना, क्योंकि मुझे भी वो मेरे बिज़नेस अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस बिज़नेस को छोड़ के दूसरी बिज़नेस के बारे में सोच रही हूँ। शायद उनकी इरादा भी कुछ मेरी जैसा ही है, इसलिए देश में आई है। अब सारी प्रॉपर्टी बेच देने के बाद अच्छा खासा पैसा लेके कुछ नया धंधा या फिर नया बिज़नेस स्टार्ट करेगी, तो इसलिए मानो उन्होंने सच्चा दिल से हाँ कर दी थी कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी मुझे अच्छा लगा, मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ। तो इतने में शमा कहती पर एक मिनट अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शमा ऐसे बोल के सुनील के पापा के हाथ पकड़ कर बाहर आती, फिर शमा ने उन्हें कुछ समझाती, उनसे अच्छे से बात करती, जिस पर सुनील के पापा कहती हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ठीक है फिर तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। तो शमा भी खुश हो जाती कि ठीक है। फिर दोनों ने जाके आपस बैठ जाती और फिर शमा कहती अब की बात हमें मंजूर है पर हमें थोड़ा टाइम देना होगा।
आखिर इतनी बड़ा अमाउंट की बात है, हमें भी तो अच्छे से पता करनी चाहिए ना, हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि कहीं उस प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकती है ना, क्योंकि आप लोग तो समझदार हो, समझती होगी। तो आदमी कहती हाँ हाँ ज़रूर, अरे क्यों नहीं, होती है, हर किसी की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है, गड़बड़ होती है, पर मैं यकीन के साथ कह रही हूँ मेरी प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मेरी बाप की एकलौती संतान हूँ, इसलिए मेरे अलावा कोई वारिस की कोई सवाल ही नहीं आता। आप लोग पता लगाइए, ढूंढिए, आसपास अच्छे से खोज खबर कीजिए, फिर तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगी ना। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं उठती हूँ। तो आदमी ऐसे बोल के काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उस दूसरी आदमी को लेके वहाँ से निकाल जाती, और थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर दी थी ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं तो आप लोगों को टाइम ज़रूर दूंगी ना, इतने में आप लोग पता कर लीजिए, फिर चाहे आप लोगों को अच्छा लगे तो ले लेना, और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, कोई गड़बड़ दिखता है, फिर मत लेना, इट्स ओके, मैं दूसरे के साथ बात कर लूँगी, कोई ना। तो वो लोग जाते, अब श्यामा और सोनल के पापा चुस्मे पड़ जाती, जिस पे सोनल के पापा कहती तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें ये प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए? तो श्यामा कहती मैं क्या कहूँ अंकल, पर सारी कागजात वगैरह तो बिल्कुल सही है, पर अगर अब सच में ये प्रॉपर्टी लेना चाहती है, इसलिए थोड़ा और तसल्ली करने के लिए फिर एक काम क्यों नहीं करती? तो उन्होंने कहती क्या? तो मैं कहती चलिए हम पेपर में एक न्यूज़ दे रही हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में, अगर सच में यह आदमी झूठ कह रहा है या फिर इस प्रॉपर्टी की कोई हकदार है, कोई वारिस है, फिर तो पक्का अपनी प्रॉपर्टी के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना। हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका। तो सोनल की पापा भी खुश हो जाती कि हाँ मुझे भी सही लग रहा है, फिर एक काम करो तुम खाली न्यूज़पेपर पे छपा देना। हाँ, तो शमा कहती अच्छा ठीक है, वैसा ही होगा। फिर ये दोनों के दोनों अपनी सारी बातें ख़त्म करने के बाद अब यहाँ से घर के लिए निकाल जाती। मतलब यहाँ पे तो सोनल के पापा की गाड़ी से सबकी सब आ चुकी थी ना। फिर सोनल के पापा शमा को उनके ऑफिस के बाहर छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ पे शमा की गाड़ी पहले से रुका हुआ था। फिर वहाँ से शमा खुद की गाड़ी लेके वो अपने घर के लिए निकाल जाती, और उस इधर सोनल के पापा भी अपनी गाड़ी लेके सीधा अपने घर आ जाती। और घर आते आते तो मानो काफ़ी लेट हो चुकी थी, और ना 11 या 11:30 बज रही होती है। इतने में सोनल के पापा अंदर आते। सोनल भाग के जाके ऐसे ही दर्जी के बाहर ना जाग के दिखने लग जाती, क्योंकि उसे लगा था कि शायद शमा यहीं पे आएगी उसके घर पे, पर उसने तो यहाँ नहीं आई थी, वो सीधा अपने घर चले गई थी, क्योंकि उसे तो अपने पापा को भी वैसे ही मनाना था ना, क्योंकि उसकी पापा भी उससे नाराज़ था, इसलिए वो यहाँ नहीं आया था, वो सीधा घर पे चले गए थी। पर सोच को तो यहाँ पे तो घर पे बैठी बैठी सोनल कब से बस अपनी जानों की वेट कर रही थी। उसे लगा था कि शायद पक्का वो पापा के साथ ज़रूर मेरे घर पे आएगी, पर जब देखती कि उसके पापा अकेले आए हैं, फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती। कहती पापा अकेले आई हो क्या? तो कहती हाँ हाँ मैं अकेले ही तो आना था ना, क्यों किसी और को भी आना था है क्या? तो उन्हें कहती नहीं ऐसी कुछ नहीं है, अरे मैं तो ऐसे ही कहा था, मैं ऐसे ही कह रही थी, मुझे लगा था कि वो आपके साथ शमा। तो उन्होंने कहते हाँ शमा, हाँ वो मेरी शादी थी, वो भी अभी अभी घर निकला। अरे अगर वो अभी घर नहीं निकला ना, फिर तो पता नहीं उस पर कितनी पिटाई पड़ने वाली है। अच्छा वह क्यों मेरी साथ थी, मैंने कहा, इसलिए उसके पापा थोड़ा मान गई, और नहीं तो सोनल कहते और नहीं तो क्या। हाँ अरे इतनी बड़ी बच्ची पे कौन ऐसे हाथ उठाती है? हाँ देखिए पापा माँ पापा पे सही नहीं कह रहा है, और आपके दोस्त भी ना अरे ऐसे कान करती है, प्लीज़ ना अब मना कर दीजिए। तो कि उन्होंने तो सोनल ऐसे कह रही थी, तो इतने में उसकी पापा जोर से हाजिर की जिस पे सोनल कहती अरे वाह क्या है, अब ऐसे पागल की तरह हंस क्यों रही है? हाँ एक तो आपके दोस्त की हरकत बिल्कुल ठीक नहीं है, और आप
तो क्या बोलूँ, अब तो सोनल के पापा और ज़्यादा हंसने लग जाते कि अरे बेटा हंसो ना तो क्या करूँ, अरे तेरे चेहरा तो देख ले एक बार, गुस्से में कैसे लाल लाल हो गया। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रही थी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतनी बड़ी बच्ची पे कौन हाथ उठाती है। और अब जब बात है कि मेरी दोस्त की, अरे बेटा मेरी दोस्त तो कब की सुधर गया, वो अब पहले जैसा नहीं है। वह अब अपनी बेटी को भी कम करने से नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं, और नहीं अपनी मतलब के लिए कोई फोर्स करती, समझी ना बुद्धू। तो ये बात सुन के तो सोनल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि क्या सच में सच कह रही है ना, फिर ऐसी क्यों कहा। हाँ तो उन्होंने फिर से हंसी, तो सोनल शर्मा जाती, क्या पापा आप भी ना छी, तो ऐसे बोल के शर्माते हुए भाग के सीधा ऊपर चले जाते और बेड पे जाकर लेट जाती और वो पिल्लो पकड़ के ऐसे शर्माने लगती। यार ये पापा भी ना क्या क्या ना कह रही थी और मैं तो घबराई गई थी। यार एक काम करती हूँ, अभी ना उस उल्लू को कॉल करके तेरा डांट लगा देती हूँ, कब से कोई कॉल ही नहीं क्या और नहीं कुछ बताया, रुको अभी बताती हूँ। तो ऐसे बोल के अब तो शमा को कॉल लगा रही होती है।